बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज या भारतीय समाज से संबंधित जो आपके सामने पेपर होने वाला है, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने। ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 3 यूनिट है आपके सामने। यूनिट 4 भी होती है काफी जो यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 यूनिट है, तो तीनों यूनिट में आपके सामने पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसमें साथ के साथ अगर आपकी यूनिट 4 है तो इसी में से आएगा, यूनिट 4 इसी में से कवर हो जाएगी आपकी। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आपको ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और अन्य वीडियो वो आपके सामने हम जो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट में, वहां पर देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। भारतीय समाज है उसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। चलो, भारतीय समाज एक आपके सामने प्राचीन, बहुस्तरीय व विविधपूर्ण समाज है। भारतीय समाज में आपको ज्यादा एक बार ना एकदम प्रैक्टिकल होके सोचिए आप। भारतीय समाज कौन सा है? जहां पर आप रहते हो। आप अपने पास आसपास के समाज के 1 मिनट के लिए दृष्टि को दौड़ाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आसपास के समाज को सोचने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास के समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके सामने व्यक्तित्व के गुण वाले व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग। आप एक गांव के हो तो भाषा एक समान हो सकती है आपके सामने, लेकिन उसमें भी हो सकता है काफी लोग आपके दूसरे गांव से आपके गांव में आकर बस गए हैं, आपके शहर में आके बस गए हैं, तो उनकी भाषा में भी आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, पहनावे में भी आपको विविधता देखने को मिलती है। तो भारतीय समाज को अगर अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं आपके सामने, अब एक बहुत छोटा दायरा है, आपके गांव का एक छोटा सा दायरा है, आपका शहर का एक छोटा दायरा है, उसमें इतने प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो आप सोचिए भारत कितना बड़ा देश है, उसमें कितनी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो यही है, भारतीय समाज है वो एक बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हो। उसका हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से आपके सामने जो महाजनपदों की सभ्यता, महाजनपदों से बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम आक्रांताएं भारत में आए, फिर आपके सामने अंग्रेजी सभ्यताएं। इतनी सब चीजों के बावजूद आज हम भारतीय विरासत है वो जो कि त्यों खड़ी हुई है। उसमें इसीलिए इतनी ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली प्रमुख विशेषता है धार्मिकता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतने ज्यादा धर्म है वो देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ धर्म देखने को मिलते हैं, बल्कि हमने कितने धर्मों का तो निर्माण किया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई सिख धर्म, 3 धर्म ऐसे हैं जो आपके सामने हमारे भारतीय हिंदू सभ्यता से निकलकर इनका निर्माण हुआ। समझ में आ गया? ये तो निर्माण हुए हमारी सभ्यताओं से। उसके अलावा भारत में हर प्रकार का धर्म पाया जाता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, जो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और भी आपके सामने अन्य प्रकार के जो धर्म है वो पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमारी मूल सभ्यता के इतने ज्यादा धर्म पाए जाते हैं। और देशों में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर लोग क्या करें, इमिग्रेंट है, मतलब दूसरे देश से आकर वहां पर बस गए, इसीलिए उनके धर्म। हमारे तो खुद के इतने धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो पहली विविधता क्या? धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या? परिवार केंद्रित जीवन। हमारे यहाँ का जीवन कैसे देखने को मिलता है? परिवार केंद्रित जीवन देखने को मिलता है, जहां पर आपके सामने एक परिवार होता है। परिवार जहां पर क्या होता है, बच्चे और माता पिता एक साथ रहते हैं, उनके उनके जो शादी हो जाती है वो भी उसके बाद में वहीं पर रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जिसको अपन ज्वाइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली के नाम से जाना जाता है। पहले के समय तो आपके सामने 3 से 4 परिवार है एक जगह पर रह जाते थे, लेकिन वक्त बदलता चला गया। कम से कम 1 से 2 परिवार अभी भी भारतीय सभ्यता में एक जगह रहते हैं, जहां पर बचपन में माता पिता है वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, और फिर बुढ़ापे में वो उन माता पिताओं की उम्र दराज होने के बाद में उन माता पिताओं की देखरेख कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। तो हमारे यहाँ पर आपके सामने कैसी सभ्यता देखने को मिलती है? परिवार केंद्रित सभ्यता देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जाति व्यवस्था। भारत में सबसे ज्यादा आपके सामने जो व्यवस्था है वो कौन सी है? जाति व्यवस्था एक मुख्यतः देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहां पर धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी जातियां हैं।
छोटे छोटे वर्गों का निर्माण हुआ। उन छोटे छोटे वर्गों ने आपके सामने क्या किया, देश पर शासन भी किया। उन छोटे छोटे वर्गों से आपके सामने, उन पर उन जातियों ने आपके सामने क्या है, प्रभाव प्रभुत्व भी देखने को मिलता है। प्रमुखतः आपके सामने चार जातियां देखने को मिलती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके अंदर भी उप जातियां देखने को मिलती हैं। तो भारत में जातिवाद भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है सामूहिकता। सामूहिकता क्या होती है, आपके सामने अलग अलग वर्ग हैं। सामूहिकता आपके सामने धर्म के हिसाब से हो सकती है, आप किसी एक धर्म के व्यक्ति हो, आप उसके हिसाब से आपने समूह बना रखा है। जाति के आधार पे आपके सामने सामूहिकता देखने को मिल सकती है। आपके सामने भारत में आपके सामने भाषा के आधार पे सामूहिकता देखने को मिल सकती है। भाई हम तो मराठी हैं, हम तो महाराष्ट्री बोलते हैं, हम राजस्थानी बोलते हैं, हम हरियाणवी बोलते हैं, एक जगह हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। आप बाहर गए और जैसे आपने आपके सामने अलग अलग भाषाएं दिखाई थी, आप इकट्ठे हो गए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से। फिर आपके सामने आप हो सकते हो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हो सकते हो, लिंग के आधार पे। पुरुष हैं उनका समूह बन गया, महिला है उनका पुरुष समूह बन गया। तो सामूहिकता भी भारत में देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है, इतनी विविधता के बावजूद भारत में सभी लोग क्या रहते हैं, एकजुट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हमारी सभ्यता में विविधता में एकता देखने को मिलती है। सभी लोगों की वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेंगे एक जगह ही आपके साथ। अगला है जो परंपराओं एवं आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। भारतीय समाज में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार की परंपराएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो अलग अलग प्रकार की जो परंपराएं होती हैं उसमें आधुनिकता का भी जुड़ाव होता है। समझ में आ गया। हमने क्या, भारत पे अंग्रेजी, सबसे पहले इस्लाम धर्म के जो लोग आए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। फिर विदेशी आक्रांताएं आए, आपके सामने संघ आए, जो कण्व आए, इन्होंने भारत में, जो चाइना के जो राजवंश थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, वो भारत के होकर रह गए। फिर आपके सामने मुगल सभ्यता, मुगल आए, वो भारत के होकर रह गए। अंग्रेज आए, वो आपके सामने अपनी सभ्यता छोड़ते चले गए। जैसे जैसे भारतीय सभ्यताओं में लोग आए, उन्होंने भारत पे राज किया, उन्होंने अपनी परंपराओं को छोड़ा, हमने सहजता से स्वीकार कर लिया। हमने अपनी पारंपरिक सभ्यताएं आज भी बनी हुई है, आधुनिकता, विज्ञान और तकनीक की बात हम भी करते हैं। तो भारत में परंपरा और आधुनिकता का सबसे अच्छा समन्वय भी देखने को मिलता है। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की आपके सामने भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज व संस्कृतियां होने के बावजूद सामाजिक एकता विद्यमान है। हम जिस देश में रहते हैं भारत में, वहां अलग अलग भाषा के लोग देखते हैं, हरियाणी, पंजाबी, हर राज्य की एक अपनी भाषा है। और यहाँ तक कि राजस्थान जैसे राज्यों में तो हर क्षेत्र वाइज एक भाषा देखने को मिलती है। हरियाणा में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, जिस क्षेत्र में जाओगे वहां की एक अलग भाषा देखने को मिलती है। राजस्थान जैसे राज्यों के लिए तो एक विशेष बात कही जाती है कि पग पग पर पानी, पानी बदला, पग पग पर बदला भाषा। समझ में आ गया। तो गांव गांव से आपके सामने भाषा व पानी बदलती हुई दिखाई देती है। हमारी रीति रिवाजों की विशेषता देखने को मिलती है, और हमारी संस्कृति में इतनी विविधता होने के बावजूद हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आपके सामने राजनीतिक रूप से, जब विदेशी ताकतों की बात आती है जो हम पे आक्रमण करती हैं, हम पे दबाव डालने का प्रयास करती हैं, तो हम एक जगह एकजुट दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए अभी बालाकोट पे जो हमला हुआ और हमारे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सारा भारत एक जगह एकजुट खड़ा था। समझ में आ गया। तो इतनी विविधताओं के बावजूद हमारा पूरा देश, भारत देश क्या है, एक जगह खड़ा रहता है। भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन का प्रभुत्व व संयुक्त परिवार की परंपरा देखने को मिलती है। भारत जो समाज है वहां पे ग्रामीण जीवन का प्रभुत्व है, मतलब वहां पे ग्रामीण जीवन है उसका सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार की परंपरा भी देखने को मिलती है, जहां पर सारा का सारा परिवार है वो एक जगह रहता है। आज भी भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या कहां पर रहती है, गांव में रहती है। साथ के साथ सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी भारत में दिखाई देती है। और क्या देती है कि हमारे भारत देश में भाई ये होता है कि अगर हमारे दादाजी ने कोई कह दिया तो बात कह दी, आपके सामने बेटे और पोतों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने बोल जाए। तो हमारे सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। बदलते समय के साथ हमने आधुनिक शिक्षा को अपनाया है, औद्योगिकरण व लोकतंत्र के प्रभाव को अपनाया है, चीजों में परिवर्तन आए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सभ्यता व संस्कृति क्या है, एकजुट बनी हुई है। तो यह था आपके सामने भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन विस्तृत रूप से अपन ने अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से, मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल से समझाया, उदाहरणों के साथ हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट है भारत की विविधता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी की व्याख्या कीजिए कि विविधता में एकता क्या होती है, इसके ऊपर विस्तार से बात करनी है आपको। भारत जैसे देश में आपके सामने जहां पे अलग अलग प्रकार की भौगोलिक इकाई देखने को मिलती है, आप भारत में भौगोलिक दृष्टिकोणों में भी कितना अंतर है। कश्मीर में चले जाओ, बर्फ पड़ती हुई दिखाई देगी, उसी समय
राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां का दिन का तापमान आपको 20 से 30 डिग्री देखने को मिलता है। समझ में आ गया। जहां जम्मू कश्मीर में आपके सामने कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है, वहां राजस्थान में आपके सामने क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल सुदूर रेगिस्तानी इलाका देखने को मिलता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहां पर आपके सामने घने जंगल देखने को मिलते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, आपके सामने उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे आपको तटीय क्षेत्र, केरल का तटीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। कहीं पर आपके सामने पठारी क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, कहीं पर आपके सामने पर्वतीय क्षेत्र है। भारत भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत विविधता वाला देश दिखाई पड़ता है। हम अगर भाषाओं की बात करें तो मैंने ऊपर भी बताया, भारत की भाषा और धर्म है वो अलग अलग प्रकार की जो भाषा व धर्म भी दिखाई पड़ते हैं। साथ के साथ हमारे पूरे देश में, आप पूरे भारत में आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां हैं वो देखने को मिलती है। आप अपने राजस्थान की, हमारी अलग संस्कृति है। पितृ पितृ सत्तात्मक हमारा राजस्थान जो होते हुए भी हम महिलाओं का उतना आदर व सम्मान करते हैं। हमारी खुद की हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति देखने को मिलती है आपके सामने। परंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज में एकता की भावना बनी हुई है। अगर हम विस्तार से पढ़ें तो भारत में आपके सामने इतनी जो विविधताएं देखने को मिलती है, इतनी प्रकार की जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं भौगोलिक, भाषा, धर्म व संस्कृति के आधार पे, फिर भी उसके बावजूद आपके भारतीय समाज में क्या एकता देखने को मिलती है। यह एकता हमारे साझा जो इतिहास है, संविधान है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सह अस्तित्व की परंपरा पर आधारित है। और ये जो एकता आपके सामने जो भारतीय समाज में, इसने ये क्या है, ये हमारे प्राचीन इतिहास से चली आ रही है। समझ में आ गया। हम मगध साम्राज्य जैसे साम्राज्य, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जैसी सभ्यताएं थी भारत में, जो आपके सामने सिंधु घाटी के किनारे पनपी और दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यताओं में से थी। समझ में आ गया। फिर अपन राजतंत्र की तरफ बढ़े और फिर लोकतंत्र की तरफ, लेकिन हमारी एकता है, हमारे देश का जो अस्तित्व है वो आज का ज्यों का त्यों बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के धर्म, भाषा, बोलियों व जातियों से संस्कृति के लोग एक ही राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जुड़े हैं। भारत में माना कि भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं, और उन धर्मों में बहुत से धर्म तो ऐसे हैं जो हमारे ही, जो आपके सामने धर्म से निकलकर उनके जो, उनमें जो बदलाव देखने को मिला, हमारी संस्कृति को जो जरूरत थी, आधुनिक विचारों को जुड़ाव के साथ नए धर्मों का निर्माण हुआ, नए धर्म बने, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जातियां हैं, धर्म के अंदर उप विभाजन देखने को मिलता है, जातियों में भी उप विभाजन देखने को मिलता है, भाषा में भी क्षेत्रीयवाद देखने को मिलता है, संस्कृति में भी क्षेत्रीयवाद देखने को मिलता है। क्षेत्रीयवाद समझते हो ना आप? जैसे आप अजमेर के विद्यार्थी हो, है ना, आप अजमेर से चले जाओ इधर की साइड, जैसलमेर की साइड या गंगानगर की साइड, आपकी भाषा अलग होगी, बोली अलग होगी, पानी अलग होगा, आपका सारा खान पान अलग होगा, है ना। इसी को क्षेत्रीयवाद बोला जाता है। समझ में आ गया। तो वहां के लोग एक ही राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जुड़े हैं, और सभी के सभी लोग क्या है, सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी जाति व संस्कृति के लोग एक ही राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। भारत में त्योहार, कला, संगीत व लोक लोक परंपराओं के माध्यम से एकता एकता प्रकट होती है। अगर हम विस्तार से अगर समझने का प्रयास करें तो भारत जैसे देश में अलग अलग प्रकार के जो त्योहार मनाए जाते हैं, समझ में आ गया ना आपके सामने। कहीं का ओणम फेमस है, कहीं के आपके सामने गरबा फेमस है, कहीं का नवरात्र फेमस है, कहीं के आपके सामने दीपावली फेमस है, कहीं की होली फेमस है आपके सामने, कहीं के आपके सामने नरोज फेमस है, कहीं का आपके सामने ईद फेमस है, कहीं में से आपके सामने ईद, जो आपके सामने बुद्ध पूर्णिमा फेमस है। हर जगह के अपने त्योहार हैं, अपनी कला है, अपनी संस्कृति है, और संगीत भी अलग अलग देखने को मिलता है। हमारे भारत एक देश होगा जहाँ पे सांस्कृतिक संगीत देखने को मिलता है ना। हमारे भारत देश में क्षेत्रीयवाद, हर क्षेत्र का अपना अपना, हर कबीले का, हर एक राज्य का, हर एक क्षेत्र का भी अलग अलग संगीत देखने को मिलता है। आपके सामने लोक नाटक, लोक नृत्य देखने को मिलते हैं, लोक संगीत देखने को मिलता है। इतनी विविधता है, उसके बावजूद आपके सामने क्या एकता प्रकट होती है। और यही सब चीज भारत को वास्तविक मायने में विविधता में एकता देखने वाले भारतीय संस्कृति को विशिष्ट पहचान दिखाई देती है। और इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारतीय समाज में आपके सामने क्या देखने को मिलती है? एकता देखने को मिलती है। यही भारतीय संस्कृति है, उसकी एक विशिष्ट पहचान बनती है। मुझे उम्मीद है आपके सामने जो प्रश्न था, आपके सामने विविधता में एकता वाला, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से पढ़ेंगे।
भारत में जाति व्यवस्थाओं की विशेषताएं व उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां पाई जाती हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या आपके सामने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठनों का मूल आधार रही है। अगर हम भारत में अच्छे से व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करें तो मनुस्मृति में, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, उसमें आपके सामने पहले कुछ साक्ष्यों में से मिलता है जहां पर आपके सामने जाति की बात की गई। अब मैं जाति पे थोड़ा 1-2 मिनट लूंगा आपका, लेकिन आपको विस्तार से हर चीज समझ में आएगी। मनुस्मृति से पहले जाते हैं अपन थोड़ा सा, शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार की जातिवाद नहीं देखने को मिलता था। नगरीय प्रणाली थी जहां पर आपके सामने दो प्रकार के लोग रहते थे। एक जहां पर राजशाही लोग जिनके पास पैसा, जो नगर का रख रखाव करते थे, वो आपके सामने ऊपरी नगर में रहते थे, आम जनता निचले नगर में रहती थी। वक्त बदलता आपके सामने और वक्त शुरुआत होता है किसका? वैदिक काल का। किसका वक्त शुरुआत होता है? वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक काल में भी ऋग्वेद के अंदर आपके सामने कोई भी प्रकार की जातिवाद की बात नहीं की गई है, जिसमें आपके सामने इतना जातिवाद की कोई भावना नहीं है, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देखने को मिलता है। वक्त आगे बढ़ता है, उत्तर वैदिक काल में आपके सामने जो जिसको ब्राह्मणवाद वेद के नाम से भी जाना जाता है, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के, जो वैदिक काल तक आपके सामने लगभग कोई इतनी ज्यादा जातिवाद की भावना नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे जो जितने भी उपनिषद लिखे गए, इनके अंदर पुराण लिखे गए, इनके अंदर पहली बार जातिवाद की बात की गई, जिसमें आपके सामने 4 जातियों का वर्णन किया गया। सबसे पहले बताया गया कि सिर से आपके सामने उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण। ये बात अलग अलग साक्ष्यों से देखने को मिलती है, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है इसमें। जहां पर बताया गया कि इंसान के सिर से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, हाथों से और आपके सामने किससे जन्म हुआ? क्षत्रियों का जन्म हुआ है। पेड़ से वैश्यों का, और पद है, पैर हैं, उनसे किसकी विवेचना मानी गई? शूद्रों की विवेचना मानी गई। शुरुआती काल में आपके सामने भारत में जो जातिवाद है वो कर्म आधारित था। एक पिता के 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। एक पुत्र पढ़ाई शिक्षा से संबंधित कार्य करता है, उसको ब्राह्मण बोला जा सकता था। एक पुत्र है आपके सामने देश की रक्षा के लिए कार्य करता है, उसको क्या बोला जा? क्षत्रिय बोला जा सकता है। एक पुत्र है वो आपके सामने किसानी करता था, उसको वैश्य बोला गया। एक पुत्र है जो आपके सामने इन सबकी सेवा में कार्य किया, उसने उसको शूद्र बोला गया। वक्त बदलता चला गया, बहुत ही जटिल प्रणाली होती चली गई कि भाई एक पिता के 4 पुत्र और चारों पुत्रों में अलग अलग प्रकार की आपके सामने जातिगत व्यवस्था है। तो लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे जो कर्म आधारित व्यवस्था थी जाति की, उसको बना दिया गया क्या? वंशानुगत प्रणाली। आप जिस वंश में जन्म लोगे, अगर ब्राह्मण वंश में जन्म लोगे ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय वंश में जन्म लोगे क्षत्रिय कहलाओगे, वैश्य वंश में जन्म लोगे वैश्य कहलाओगे, शूद्र वंश में, दलित वंश में जन्म लोगे शूद्र कहलाओगे। वक्त बदलता चला जाता है। उसके बाद में साक्ष्य देखने को मिलते हैं मनुस्मृति में, मनु के द्वारा लिखी जाती है मनुस्मृति, और उसमें जातिवाद है उसके प्रमुख आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? प्रमुख रूप से सबसे पहले साक्ष्य देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? जातिवाद को मैंने विशेष रूप से समझा दिया है। उसके बाद में भी इन जातियों में भी अलग अलग प्रकार की उपजातियां देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणों के भी टुकड़े हो गए, क्षत्रियों के भी टुकड़े हुए, वैश्य शूद्र, सब में अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं। वक्त बदलता है, अंग्रेजों के बाद में भारत में लोकतंत्र लागू होता है। उसके बाद में भारत में बनती है कुल 4 कैटेगरी मुख्य रूप से, है ना? जब भारत आजाद हुआ तब उसमें से क्या है? पहली थी आपके सामने जनरल कैटेगरी। जर्नल जो ब्राह्मण या क्षत्रिय मुख्य रूप से, जिनमें जर्नल कैटेगरी में जिनको रखा गया। फिर आपके सामने देखने को मिली ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें विशेषकर शूद्र जो जातियां उनको डाला गया। फिर आपके सामने एससी व एसटी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर आपको सामने विशेष रूप से शूद्रों को डाला गया आपके सामने। समझ में आ गया? जो वंचित समाज का वंचित वर्ग था, समाज का जो आपके सामने जो दलित वर्ग था, जो समाज में बराबरी का हिस्से के लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह है भारत की जातिगत व्यवस्था। अब अपन जातिगत व्यवस्था के ऊपर पूरा प्रश्न उसको विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में जातिगत व्यवस्था परंपरागत रूप से सामाजिक संगठन का मूल आधार रहा है। भारत में अगर समाज को अगर समझोगे और जातियों को नहीं समझा तो आपने भारतीय समाज को नहीं समझा, ये समझ लीजिए आप, है ना? उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत में जो जातिगत व्यवस्था देखने को मिलती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता ये वंशानुगत प्रणाली पे होती है। आप जिस कुल में जन्म लेते हो, जिस वंश में जन्म लेते हो, आप उसी के हो जाते हो।
चाहे आप कर्म शिक्षा के करो, चाहे ब्राह्मण कुल में कोई व्यक्ति पैदा होकर आपके सामने बिल्कुल कोई कार्य नहीं करे, बिल्कुल उनका शूद्रो जैसा कार्य हो, लेकिन वो कहलाएगा ब्राह्मण। चाहे आप शूद्र कुल में जन्म लेके आपके सामने ब्राह्मण जैसे कार्य करो, लेकिन आप कहलाओगे शूद्र ही। समझ में आ गया? तो प्रणाली कैसी है? वंशानुगत, जिस वंश कुल में जन्म लिया उसी के हो जाओगे। सामाजिक पदानुक्रम, आप समाज में अलग अलग प्रकार के, जहां पे सबसे निचले पायदान पे देखने को मिलते हैं शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण। ये सामाजिक पदानुक्रम देखने को मिलता है, जिनके अलग अलग प्रकार के इसी हिसाब से कर्म है, उसी हिसाब से उनके अधिकार हैं, उसी हिसाब से उनको कार्य करने की अनुमति होती है। ये पहले के हिसाब से लोकतंत्र में सब बराबर है। वर्ण आधारित वर्गीकरण देखने को मिलता है, अलग अलग जातीय कुल में जन्म लेते हैं उस हिसाब से आपके सामने आपकी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जाति व्यवस्था ने समाज को स्थिरता व व्यवस्था प्रदान की। इसके कुछ फायदे भी हैं समाज को, इसने क्या क्या, चाहे कुछ नुकसान ही हो, लेकिन एक करने का तो कार्य क्या। आज भारतीय समाज में जो एकता होती है वो जातियों के आधार पे भी काफी हद तक देखने को मिलती है। ये एकमात्र, सिर्फ एकमात्र इसका फायदा है, नुकसान देखना। लेकिन इसके वजह से क्या था, आपके सामने सामाजिक असमानता व भेदभाव को भी जन्म दिया। इससे क्या हुआ, समाज का कुछ तबका जिसने बहुत विकास किया, खास करके वे जो क्षत्रिय और आपके सामने ब्राह्मण है, इन्होंने अपना खूब विकास हुआ। इनके पास जमीन है, इनके पास संसाधन है, इनके पास वो हर वस्तु है जो एक आम नागरिक के पास होनी चाहिए, उनके पास मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो वैश्य, जो शूद्र है, उनको दबा दिया गया, खास करके शूद्रों को, दलितों को दबा दिया गया। ना उनके पास शिक्षा के अधिकार थे पुराने समय में, ना उनके पास अच्छी समाज में बराबरी का हिस्सा था, ना उनको कोई फैसला लेने का हक था। लेकिन लोकतंत्र लगने के बाद में भारतीय संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया। आधुनिक युग में शिक्षा व आधुनिकरण के युग में लोकतंत्र के प्रभाव से जातिगत भेदभाव घटा जरूर है। आज आपके सामने, जो पहले आपके सामने दादा परदादा के समय आपके सामने जितना जातिगत भेदभाव देखने को मिलता था, क्या आज के समय इतना जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कुछ हद तक तो घटा जरूर है, परंतु सामाजिक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा का प्रभाव उतना प्रभावी ढंग से नहीं है, वहां पर आज भी आपके सामने जातिगत है उसका पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये है आपके सामने सोसाइटी इन इंडिया का जो यूनिट फर्स्ट है, भारतीय समाज, उसके ऊपर अपन ने विस्तार से पढ़ा है। आगे सामने यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड भी पढ़ेंगे। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।